हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। एंड आज हम करने वाले हैं जी हमारी आखिरी वीडियो क्लास ट्वेल्थ की आपके लिए। ठीक है। एंड वीडियो को एंड तक देखना, या एंड तक नहीं भी देखनी तो एक बार एंड में ज़रूर आना। एक छोटी सी बात आपको बोलनी है। बात क्या बोलनी है, गुड बाय मैसेज होगा और क्या होगा। तो आ जाते हैं जी चैप्टर पे। यात्रियों के नज़रिए शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली इस चैप्टर में है ना, हम जो अलग अलग लोग जो है वो भारत के अंदर आए थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ, तीन ऐसे लोग हैं जो भारत की यात्रा करी थी, जिन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ बताया था, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो है अल बरूनी, दूसरे हैं जी हमारे इब्न बतूता, और तीसरे हैं जी हमारे फ्रांसिस बर्नियर। पहले तो हम देख लेते हैं हमारे अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी जो है वो, मैं आपको पहले तो ये बता दूं, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। एक मार्क्स में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अल बरूनी जो थे ना, वो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि उज्बेकिस्तान के अंदर पैदा हुए थे। उज्बेकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है खारिज्म, वहां पर पैदा हुए थे। कब? 973 में। बहुत ही शिक्षित थे ये, अच्छी फैमिली से बिलोंग किया करते थे ये। इनको अलग अलग लैंग्वेज आती थी, जैसे सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत वगैरह भी उसके अंदर शामिल थी। इसको यूनानी नहीं आती थी। ठीक है। बट फिर भी इनको प्लेटो के बारे में पता है। प्लेटो पता है ना आपको? प्लेटो जो थे यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते थे। उन फिर भी उसको पता था। उसको यूनानी नहीं आती थी हमारे अल्बरीनी को, फिर भी उनके बारे में पता था। कैसे? ट्रांसलेट करी हुई बुक वगैरह इसने पढ़ी थी। ओके, उसके बाद होता क्या है, 1017 के अंदर जो है हमारे ख्वारिज्म के अंदर क्या होता है, अटैक हो जाता है, और अटैक करवाता है सुल्तान महमूद। और हमारे ख्वारिज्म के अंदर जो भी इंटेलिजेंट लोग होता है ना, उसको अपने साथ ले जाता है गजनी के अंदर। और ऑब्वियसली बात है, हमारा जो अल बरूनी था वो भी एक अच्छा था, पर्सन था, और पढ़ा लिखा पर्सन था, और थोड़ा बढ़िया इंटेलिजेंट था। तो उसको भी अपने साथ अपनी गजनी के अंदर ले जाता है। गजनी जो है आज अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है, और वो उस टाइम सुल्तान महमूद की जो थी वो राजधानी थी। उसके बाद क्या करता है कि जो गजनी है वो फिर सिंध के इलाके में अटैक करता है, फिर पंजाब के इलाके में अटैक करता है, और उस वो है ना, फिर एक तरह से आप कह सकते हो कि अल बरूनी को मौका मिल जाता है भारत के अंदर आने का। जब वो भारत के अंदर आता है ना, ज़्यादातर टाइम उसका जो है वो ब्राह्मणों से बात करने में, पुरोहित से बात करने में जाता है, जहाँ पर वो उनसे संस्कृति, धर्म, दर्शन, ज्ञान वगैरह प्राप्त करता है उनसे। ठीक है। वो जो है वो भारत में आने के बाद जो है उनसे उसने एक बुक भी लिखी थी भारत के बारे में, जिसका नाम था किताबुल हिंद, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उस बुक के अंदर उसने अलग अलग चीज़ें लिखी, धर्म के बारे में, भारत के दर्शन के बारे में, त्योहार के बारे में, खगोलीय विज्ञान, भारत की कमियों के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, प्रथाओं के बारे में, सामाजिक जीवन, भार तोल की नीति, विधियाँ, मूर्ति कला, कानून, माप, तंत्र, विज्ञान, सबके बारे में लिखा, और उसको उन्होंने 80 चैप्टर में लिखा। ठीक है। और साथ में ये भी बता दूं कि है ना, जाति प्रथा के बारे में, मतलब वो है ना, थोड़ा सा एक चीज को लेकर जो है जाति प्रथा, जब उसको पुरोहित वगैरह ने, पंडित वगैरह ने जाति प्रथा के बारे में बताया ना, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जाति प्रथा को मानता हूँ, बट एक चीज पे ना वो बिल्कुल भी नहीं मानता था। देखो, अल बरूनी जो थे ना, वो समुदाय के अलग अलग जाति वगैरह, पहले तो वो ये बताता है कि जाति प्रथा जो है ना, वो भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। वो बताता है कि फारस के अंदर भी 4 वर्ग के लोग होते हैं: घुड़सवार, शासक, भिक्षु और अनुष्ठान करने वाले, चिकित्सक, खगोलीय शास्त्री, विज्ञान, और कृषक और शिल्पकार। तो उसने ना ये बोला कि जाति तो है ना हर दुनिया के हर देश के अंदर है, भारत के अंदर नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सामाजिक वर्ग केवल भारत के अंदर सीमित नहीं है। ऐसा मत बोलो कि जाति प्रथा सिर्फ भारत के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है। ये अलबरूने ने कहा। ओके। बट उसकी है ना एक ब्राह्मणवादी जो मानसिकता थी, उससे एक दिक्कत थी, वो थी अपवित्रता को लेकर। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, आपको पता है कि वो जो था वो कुछ लोगों को अपवित्र मानते थे, और बोलते थे कि छुआछूत वगैरह की सिस्टम करते थे। तो अलबरी ना इस बात से एग्री नहीं करता था। उन्होंने बोला ठीक है, मैं मानता हूँ कि जाति जो है वो हर देश के अंदर होती है, बट ये छुआछूत वाला सिस्टम मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि है ना, जो भी चीज़ मान लो, अगर कोई छुआछूत, हम कोई चीज़ को छूते क्यों नहीं है? क्योंकि वो गंदी हो जाती है। ठीक है। बट जब भी कोई चीज़ गंदी होती है, उसको साफ किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, और वो चीज़ जो है वो पूरी, जैसे कि अगर मान लो नदी है, नदी गंदी हो रही है, तो उसको भी साफ किया जा सकता है। तो कोई भी चीज़ जो है उसको साफ करी जा सकती है। तो आप है ना, किसी चीज़ को अस्पर्श नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते कि जी अपवित्रता हमेशा रहेगी उसके साथ। तो आप ये नहीं बोल सकते। तो ये इस चीज़ पर, जाति प्रथा के बारे में जो है वो एग्री नहीं करता था, बट ये मानता था कि जाति हर देश में होती है, बट ये जो पवित्र का सिस्टम है ना, उससे बिल्कुल भी हमारा अल-बरीनी जो है वो एग्री नहीं करता था। थोड़ा-सा समझदार पुरुष कह सकते हो आप इसको। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हमारे दूसरे बंदे पे, जिनका नाम है इब्न बतूता। ये पैदा हुए थे मोरक्को के अंदर। ठीक है? जो हमारे अल-बरूनी थे वो कहाँ पैदा हुए थे? उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में। और ये हमारे जो इब्न बतूता है, ये पैदा हुए थे हमारे मोरक्को के अंदर, जो एक जगह थी जिसका नाम था तंजीर, वहाँ पर पैदा हुए थे ये। और इन्होंने भी 14वीं और 15वीं शताब्दी के भारत के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब वगैरह करा है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिनका नाम था रियाला, और इनको ना बहुत जिद्दी यात्री बोला जाता था। अलग से 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है। आप बोलोगे सर जिद्दी यात्री क्यों?
बंदा है ना एक बार तो मरते-मरते बचा था। यात्रा वगैरह कर रहा था ना तो आक्रमण वगैरह हो जाते थे कभी-कभार, डाकुओं का डर रहता था। फिर भी ये बंदा जो है ना वो यात्रा करते रहता, मरते-मरते बचा था एक बार, ओके? और हमारे मोरक्को के अंदर बहुत ही शिक्षित फैमिलीज़ के अंदर से आता था, शरिया का बहुत ज़्यादा ज्ञान था इसे, यात्रा करने का बहुत ज़्यादा शौक था। फैमिली के जितने भी लोग थे इसके, वो सारे के सारे बुक से नॉलेज लेते थे, बट इसकी जो नॉलेज थी ना वो यात्राओं से के अनुभव से ज़्यादा उसको ज्ञान मिला था। वो भारत के अंदर आने से पहले क्या करता है कि मक्का की एक तीर्थ स्थान है ना? तो वहाँ पर वो जाता है, वहाँ पर सीरिया, इराक, फ़ारस, यमन अलग-अलग जगह जाता है, फिर अफ्रीका के तट से क्या करता है, बंदरगाह की तरफ आता है, भारत के अंदर आता है और 1333 के अंदर भारत के अंदर वो एंटर करता है। भारत के अंदर मतलब सिंध में पहुँचता है, उस टाइम तो सिंध भारत का हिस्सा था। सिंध में पहुँचता है ना तब उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दिल्ली के अंदर है ना एक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है? उसने सुना था कि वो पर्सन जो है ना वो कला और साहित्य के क्षेत्र में जो अच्छे होते हैं उनको संरक्षण वगैरह देता है, अपने पास वगैरह रखता है, तो बड़ा प्रभावित हुआ था वो इस चीज़ से। तो वो जाता है सुल्तान के पास जाता है और मुल्तान के अंदर एंटर करता है, दिल्ली के अंदर एंटर करता है और फिर जो महमूद बिन तुगलक है ना, वो उनकी बातों से बड़ा इन्फ्लुएंस होता है और उसको काज़ी बना देता है। किसको काज़ी बना देता है? इसको हमारे ये वाले इब्न बतूता को। इब्न बतूता को अपना काज़ी बना देता है, न्यायाधीश बना देता है। फिर थोड़ी-सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो तुगलक है ना, वो उसको जेल में पकड़ के डाल देता है। बाद में फिर जब मिसअंडरस्टैंडिंग सही होती है, दोबारा निकालता है और उसको दोबारा से राज के सेवा के अंदर स्थापित वगैरह कर देता है और चीन जाने का भी आदेश देता है एज़ अ दूत, है ना? सुल्तान के दूत की तरह चीन में जाने का भी ऑर्डर देता है। फिर बाद में जो है वो ये हमारा जो इब्न बतूता था वो भारत के बारे में बुक वगैरह भी लिखता है। ये भी बता चुका हूँ कि सन की यात्री माना जाता था, डाकू वगैरह का आक्रमण वगैरह भी हुआ था, लुटेरे वगैरह लूट भी लेते थे और एक बार तो मरते-मरते बचा था, ठीक है? और बुरी तरह घायल हो गया था, मरते-मरते बचा था, फिर भी वो घूमता रहता था। अब आते हैं जी हमारे हमारे इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता के बारे में 2-3 चीज़ें और बताता हूँ आपको। जब इब्न बतूता भारत के अंदर आया था ना, तो उसने ना भारत के जो रिहाला उसकी जो बुक थी रिहाला, उसके अंदर भारत के जो शहर है, उनके बारे में उसने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था। इब्न बतूता ने बताया था कि भारत के शहर जो है, वो बहुत ही बढ़िया है। भारत के अंदर अगर कोई काम करना चाहता है, तो काम की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर कोई काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, तो उसको मिलेंगे। शहर जो थे, उसमें घनी आबादी थी और यहाँ पर जो सड़कें वगैरह होती थी, बाज़ार होते थे, चमक-धमक वाले बाज़ार होते थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी और ये तो मानता था कि जो दिल्ली है वो भारत का सबसे एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। और ये भी बोलता है बाद में कि फिर वो दौलताबाद जाता है और देखता है कि नहीं दौलताबाद भी जो है वो दिल्ली को कॉम्पिटिशन वगैरह देता है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन अच्छी है, ठीक है? और बाज़ार जो है वो सिर्फ़ आर्थिक केंद्र भी नहीं हुआ करता था, वहाँ पर और भी सारी की सारी सामाजिक गतिविधियाँ भी होती थी और मंदिर और मस्जिद वगैरह भी उसको बहुत सारे बाज़ारों में देखने के लिए मिले थे, तो उसको अच्छा लगा था। और वो एक और चीज़ बताता है कि ना जो वहाँ भारत के अंदर जो कपड़े थे ना, ख़ासकर जो महीन मखमल के कपड़े होते हैं, मलमल के कपड़े होते हैं, वो बहुत महँगे होते थे और सिर्फ़ अमीर लोग ही उसे पहन सकते थे, ये बताता है वो। ओके, ये आपको क्लियर हो गया? और जो इब्न बतूता है ना, वो भारत की संचार प्रणाली से बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रभावित होता है। संचार प्रणाली है ना, भारत के अंदर जो है वो 2 टाइप की होती थी, एक तो घोड़े पर बैठकर और एक होती थी पैदल। ठीक है? अब होता क्या था कि घोड़े पर क्या होता था कि हर 4 मील के रास्ते पे है ना एक घोड़े को लगाया जाता था और एक पर्सन जो अब वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए ना यात्रा करने में पूरे 50 दिन लग जाते थे। अगर आपको दिल्ली से सिंध से दिल्ली में ट्रैवल करना है, कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, बट मतलब खुद जाना है तो 50 दिन लग जाते थे। बट इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में सिर्फ़ जो है इस डाक व्यवस्था के द्वारा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 5 दिन लगते थे, 50 दिन की जगह। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है वो संचार प्रणाली लगी थी हमारे इब्न बतूता के। भारत के अंदर बढ़िया सिस्टम बना रखा है। अब इस सिस्टम में होता क्या था 2 तरह के ये डाक प्रणाली को भी 2 में डिवाइड किया गया था। एक तो घोड़े पर बैठकर और एक पैदल। पैदल पहले तो घोड़े की बात कर लेते हैं। हर 4 मील के एरिया के अंदर क्या होता था जैसे कि मान लो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो हर 4 मील के रास्ते पर ऐसे घोड़े का स्टॉप वगैरह होता था। यहाँ पर मान लो यहाँ से कोई बंदा जो है वो घोड़े पे चला यहाँ तक आया। फिर नया घोड़ा फिर यहाँ से यहाँ तक जाता था। फिर यहाँ पर भी एक घोड़ा होता था फिर वो नया ऐसे कर के जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह पहुँचाई जाती थी। घोड़े से होता था हर 4 मील के उस पे बना हुआ था। ठीक है? और घंटी वगैरह बंधी होती थी, जिससे सामने वाला बंदा जो है जैसे कि मान लो ये घंटी वगैरह बाँधी, यहाँ तक पहुँचता था, तो सामने वाले को पता चल जाता था घंटी की आवाज़ सुन के कि वो आ रहा है। फिर तैयार हो जाता था, फिर ऐसे ही वो घंटी लगा के यहाँ तक ऐसे-ऐसे होता था। पैदल के अंदर क्या सिस्टम हुआ करता था, इसके अंदर एक ही मील के अंदर 3 अलग-अलग दावे होते थे। 3 अलग-अलग दावे का मतलब है, क्या ना यहाँ पर 4-4 मील में बँटा हुआ था, तो क्योंकि
घोड़ा तो बहुत तेज़ भाग सकता है ना, बहुत एरिया कवर कर सकता है, बट इंसानों के साथ क्या था कि हर 1 मील पर 3-3 दावे बनाए जाते थे, जहाँ पर एक बंदा रुक सके, फिर उसके बाद दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा, ऐसे कर के इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती थी। और इस इब्न बतूता इससे बड़ा खुश हुआ, प्रभावित हुआ इसको देखकर। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब है ना, इब्न बतूता ने भारत के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, मैं आपको बता चुका हूँ। इब्न बतूता जब भारत के अंदर आया ना, तो उसने जो है वो एक दास प्रथा भी देखी। आपसे क्वेश्चन भी आता है कि दास प्रथा के बारे में जो है, वो क्या बोलता है इब्न बतूता? तो इब्न बतूता दास प्रथा के बारे में ये बोलता है, पहले देखो मैं आपको पूरा-पूरा अलग-अलग बता रहा हूँ। ये मिक्स कर कर रखा है चैप्टर के अंदर, बट मैंने पूरा बताया। जैसे हमारा सबसे पहले जो हमारा वो आया था हमारा, क्या नाम था उसका? क्या नाम था यार? हाँ, अल-बरूनी। अल-बरूनी आया तो उसने भारत में जाति प्रथा के बारे में बताया। ये जो इब्न बतूता आया, ये संचार प्रणाली के बारे में, बाज़ारों के बारे में बताया। अब मैं बता रहा हूँ कि वो दासों के बारे में क्या देखता है। वो दासों के बारे में देखता है कि दास भी बिल्कुल वैसे बेचे और खरीदे जा रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल वस्तु हो। इब्न बतूता जब सिंध के अंदर पहुँचता है ना, तो वो अपने साथ जो है वो घोड़े वगैरह, ऊँट वगैरह और दास वगैरह भी खरीद कर जो है वो जो सुल्तान को देता है। तो सुल्तान बड़ा खुश होता है उनकी भेंटों से, है ना? और जो दास होते हैं उनके क्या काम होते थे? तो जो खासकर महिलाएँ जो होती थी संगीत वगैरह में निपुण होती थी, जो दास वगैरह होती थी, दासियाँ वगैरह होती थी, और अमीर वगैरों पर नज़र रखने, जो अमीरों पर नज़र, अमीरों मतलब अपने अमीरों पर, अपने ऑफ़िसर पे नज़र रखने का काम भी करवाता था वो दासियों से। ठीक है? घरेलू कार्य तो करती थी दासियाँ, और साथ में जो पुरुष होते थे वो क्या करते थे, पालके वगैरह ढोते थे, पालकी वगैरह उठाने का काम वगैरह होता था। दासों की कीमत इस बेसिस पे लगाई जाती थी कि वो घर का कितना अच्छा काम कर सकते हैं, घरेलू श्रम जो है वो कितना अच्छा कर सकते हैं, उसके बेसिस पे उनकी कीमत वगैरह लगाई जाती थी। ठीक है जी? तो ये था हमारा पूरा का पूरा इब्न बतूता के बारे में। अब तीसरे पर्सन पे आ जाते हैं, जिनका नाम है जी हमारे, क्या नाम है? फ्रांसिस बर्नियर। ठीक है? पहले तो फ्रांसिस बर्नियर से पहले मैं एक और बता देता हूँ। बेसिकली जब जब पुर्तगालियों ने भारत के अंदर एंटर करना शुरू किया था ना 1500 ईस्वी के अंदर, ईस्वी के अंदर, तो बहुत सारे लोग जो है वो भारत के अंदर आए थे, रीति-रिवाज के बारे में, इनके अलग-अलग चीज़ों के बारे में अलग-अलग डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसमें जेसुट रॉबर्टो नोबिली भी थे। ठीक है? और सबसे प्रसिद्ध जो थे वो दुआर्ते बारबोसा भी थे, जिन्होंने दक्षिण भारत के बारे में डिस्क्राइब किया है। बट एक और पर्सन थे जो भारत के अंदर आए थे, जिन्होंने भारत के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बुक का नाम भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? एंड ट्रैवल्स टू दी मुगल एम्पायर, ये बुक का नाम था, दिखाऊँगा मैं अभी। तो वो क्या करते हैं 16वीं शताब्दी के बाद है ना, वो डच, अंग्रेज और फ़ारसी वगैरह फ्रांसीसी जो यात्री थे वो भारत के अंदर एंटर करते हैं। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो थे ना, उनका पूरा नाम ये था, जिनको हम वो भी कहते हैं, फ्रांसिस जौहरी जियो बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जिनको हम जो है वो सीधा-सीधा फ्रांसिस बर्नियर वगैरह भी कह देते हैं। ये पता है इनकी है ना, ये भारत की, ये भी एक तरह से भारत की तुलना जो है ना वो ऑटोमन साम्राज्य से करते हैं कि जी व्यापार के मामले में तो भारत बहुत ही बढ़िया था, ठीक है? और ये एक चिकित्सक भी थे, डॉक्टर वगैरह भी थे, राजनीतिक दार्शनिक वगैरह भी थे और इतिहासकार भी थे। फ्रांस के थे ये पर्सन, ठीक है? हमारे फ्रांसिस बर्नियर नाम से पता चल रहा है, फ्रांसिस बर्नियर। और इसने क्या किया था, जो शाहजहाँ के जो सबसे बड़े पुत्र थे ना दारा शिकोह, उसके अंडर जो है वो डॉक्टर का काम वगैरह भी किया था इन्होंने। अब है ना, इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि भारत के बारे में बड़ा नेगेटिव लिखता था भाई ये। पूरब और पश्चिम की हमेशा तुलना करता रहता था, भारत की पश्चिमी देशों से तुलना करता रहता था ये, ठीक है? कंपेयर करता था और एंड में बताता था कि यूरोप क्यों अच्छा है, ठीक है? और अब इसने भारत के बारे में क्या-क्या लिखा उसके बारे में देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जब इसने एक बुक लिखी थी ना, ट्रैवल टू द मुगल एम्पायर, तो उसकी बुक है ना प्रकाशित वगैरह हुई थी, अलग-अलग लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करी गई थी और लोग उसको पढ़ते थे, तो एक नेगेटिव छवि बनती थी भारत के बारे में, ठीक है? अब इसने भारत के बारे में क्या-क्या बताया उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले ये अल-बरूनी वाला ही आ गया। भारत के बारे में क्या-क्या बताया था उसने, वो बताता हूँ मैं आपको। आ जाते हैं थोड़ा-सा, ये संचार प्रणाली बता चुका हूँ मैं। हाँ, ये देखो। उसने एक बुक लिखी थी ना, ट्रैवल्स टू नहीं, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, उसने बुक लिखी थी, ठीक है? और वो ये बताता है कि मुगल काल में भारत की तुलना है ना यूरोप से करता है वो, और बताता है कि भारत जो है ना वो यूरोप से बहुत ही ज़्यादा पीछे है। ठीक है? ये बताता है वो, और वो ये भी बोलता है कि है ना उस टाइम है ना सबसे बड़ी दिक्कत जो थी ना भारत के अंदर, वो थी भू-स्वामित्व को लेकर, ज़मीन का मालिक जो है उसको लेकर। मैं समझाता हूँ। बेसिकली है ना, जो हमारा ये था, हमारा फ्रांसिस जो बर्नियर था, उसको लगता था कि भारत के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है भूस्वामी को लेकर। मतलब वो ये समझता था कि भारत के अंदर जितनी भी ज़मीन है ना वो सारी की सारी जो है वो मुगल साम्राज्य की है। मुगल साम्राज्य ही इसका क्या कहते हैं, कर्ता-धर्ता है, उसका स्वामी है,
और वो अपने अमीरों के बीच में, अपने ऑफ़िसरों के बीच में ज़मीन वग़ैरह बाँट देता है और उसको लगता था ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली बात तो ऐसा था नहीं। उस टाइम के जो हमें दस्तावेज़ मिले हैं ना मुग़ल के, अगर हम उससे कंपेयर करते हैं ना तो पता चलता है नहीं, उस समय भी निजी ज़मीनें हुआ करती थी, सब कुछ जो था वो मुग़ल का नहीं था। बट जो है वो हमारे फ्रांसिस बर्नियर को लगता था सब कुछ मुग़ल का ही था, ठीक है? और राजकीय उसके कारण है ना, बर्नियर तर्क देता है कि सबसे ज़्यादा बुरी हालत जो थी वो ज़मीनों की हो रखी थी। क्यों? क्योंकि जो है जो बेहतर, क्योंकि देखो अगर सारी ज़मीन जो होती थी मुग़ल की होती थी, तो अगर आप कोई दूसरा बंदा मुग़ल की ज़मीन पे काम करता था ना, तो वो इतने अच्छे से प्रोडक्शन नहीं करता था और इसी वजह से भूमि का ढंग से रख-रखाव नहीं होता था। फ़ायदा सिर्फ़ जो होता था वो शासक वर्गों को होता था और गरीब तो और गरीब हो रहे थे और उसको उत्पीड़न देखने के लिए मिल रहा था। ये बताता है वो, क्योंकि ये एक तरह से दिमाग में वो डाल देता है कि जी सब कुछ ज़मीन जो थी वो मुग़लों की होती थी, उसके अलावा किसी की नहीं होती थी, जिससे देश पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। और वो ये बताता है कि समाज में सबसे बुरी हालत जो थी ना, वो उन लोगों की थी, जो सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन में थे, गरीब लोग। और है ना, खुश सबसे ज़्यादा लोग कौन थे? शासक वर्ग, जिनके पास पावर वगैरह हुआ करती थी और वही इन पे कंट्रोल वगैरह किया करते थे, ठीक है? और ये बोलते थे कि एक तरह से जो मुगल है ना, वो भिखारियों और क्रूर लोगों के राजा है। मतलब गरीब लोगों की बात कर रहे हैं और वो बोल रहा है कि भारत की बड़ी खराब स्थिति है, खराब हवा है यहाँ की, प्रदूषण बहुत है और खेत जो है वो झाड़ीदार खेत है, बढ़िया नहीं है और इसका सब रीज़न बताते थे वो राज के स्वामित्व को। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्रांसिस बर्नियर जो है वो राज के भू स्वामित्व के बारे में क्या सोचते हैं? वो सब सोचता था सब कुछ मुगल का है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो मुगल जो है वो किराए पे ज़मीन देते थे और जिसकी वजह से जो है वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता था, क्योंकि जो बंदा है अपनी ज़मीन पे ढंग से काम करता है, दूसरे की ज़मीन पे इतने बढ़िया तरीके से काम नहीं करता। गरीब लोगों को शोषित किया जाता था, है ना? और बहुत ही कंपेयर करता था वो भारत को अलग-अलग देशों से और बताता था कि भारत के अंदर बहुत दिक्कत है। आश्चर्य की बात ये थी कि सरकारी और मुगल दस्तावेज़ है ना, बिल्कुल उसकी उल्टी बताते थे। जो मुगल दस्तावेज़ हमें मिले उसमें पता चलता था ऐसा कुछ नहीं है, ज़मीनें जो है वो ऐसा नहीं थी कि सब कुछ मुगल की थी। ठीक है? चलो। और वो ये बोलता है कि शिवनगर भी बसे हुए थे। वो ये कहता था कि है ना, बर्नियर ये कहता था कि मुगल शहरों में है ना शिविर नगर थे। जिस-जिस एरिया के अंदर जो अगर अगर शिविर न नगर को हटा दिया जाए ना, तो जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाले उनकी और हालत ख़राब हो जाएगी। ये बताता है वो। शिविर नगर बेसिकली वो एरिया को कहते थे जहाँ पर जो मुगल हैं उन्होंने अपने नगर वग़ैरह बसा रखे थे। तो उसने कहा कि अगर अगर नगर को एक जगह से अगर मान लो वहाँ से मुगल जो है वो हट जाए ना, तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, वो ये बोलता था। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक और बंधुत्व से, और वो कहता है कि व्यापारी भी बड़ा खुश थे। गरीब लोग तो परेशान थे बट व्यापारी वगैरह बहुत खुश थे। ये आपस में जो है वो जाति वगैरह और इन सब से एक-दूसरे से संगठित थे और इनको है ना पश्चिमी भारत के अंदर महाजन कहा जाता था, जिनको सेठ जी और मुखिया वगैरह भी कहा जाता था। ये बताते हैं कि व्यापारी के अलावा भी और वर्ग के लोग थे, जैसे कि चिकित्सक हो गए, अध्यापक हो गए, है ना? पंडित वगैरह जो हो गए, मौलवी वगैरह हो गए और अधिवक्ता, वकील वगैरह हो गए, ये भी थोड़े खुश थे, ठीक है? अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, कि है ना, जो हमारे ये थे फ्रांसिस जो थे, जो भारत को कंपेयर करता था अलग-अलग देशों से, उसको है ना एक बात भारत की बहुत खराब लगी, जो कि हमको भी खराब लगती है, जो कि आप सुनोगे तो आपको भी खराब लगती है। वो ये है कि जी सती प्रथा, उस टाइम सती प्रथा बड़ी प्रचलन में थी। और फ्रांसिस बोलता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने एक चीज़ देखी। उसने पता है क्या देखा? उसने देखा कि लाहौर के अंदर जब मैं यात्रा कर वगैरह कर रहा था ना, तो वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा, जिसकी उम्र लगभग 12 साल होगी और उसके पति का देहांत हो जाता है, तो उसको जला दिया जाता है। ठीक है? वो ये बोलता है कभी-कभी तो जो सती है वो प्यार से खुद कर लेती थी और कभी-कभी ऐसा होता था उसको बाध्य किया जाता था मारने के लिए। मरने के लिए बाध्य किया जाता था। तो बताता था बहुत बुरी हालत थी, ठीक है? वहाँ पर जो सती प्रथा थी जी, उस कुरीति के बारे में वो बहुत ही बुरा लिखता है, कहता है ये सबसे खराब चीज़ थी भारत के अंदर जो अभी तक मैंने नोटिस करी है, ठीक है? बट वो ये भी बताता है कि अगर हम सती के अलावा देखें तो इसके अलावा जो महिलाओं की स्थिति थी वो भी ज़्यादा खराब नहीं थी। श्रम और कृषि में और कृषि के अलावा भी जो उत्पादन के कार्य में महिला इक्वल रोल निभाती थी। व्यापारिक परिवार में भी महिलाओं की स्थिति थोड़ी अच्छी थी। वाणिज्यिक विवाद में भी अदालतों के अंदर जो है वो महिलाएँ जो है पहुँच जाती थी केस वगैरह करने और चीज़ों वगैरह को देखने। तो महिलाओं की वैसे स्थिति अच्छी थी, बट ये वाली जो चीज़ है सती प्रथा उसको बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल खराब लगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब एक लास्ट छोटी-सी बात बोल देता हूँ मैं, पेपर अच्छा क होगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और लाइफ़ में आप कुछ भी करो बच्चे, कभी भी कोई दिक्कत आए, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो,
चैनल यही है। कमेंट कर देना कि सर मैं इस ईयर में हूँ या मैं लाइफ में ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा गाइड वगैरह कर दो। बिल्कुल सोचना मत, कभी भी लाइफ में कभी भी दिक्कत पड़े, एक सिर्फ कमेंट की देरी है, ठीक है? और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए बात नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई भी दिक्कत आए और पूछना हो कुछ, तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, ठीक है? एंड दूसरी बात ये है कि हमेशा मैं आखिरी वीडियो है, तो दोबारा से मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइफ में बहुत अच्छा करना, बहुत तरक्की करना। और 12th के बाद है ना, लाइफ जो है वो इतनी आसान नहीं रहती बच्चे, ठीक है? क्योंकि 12th तक तो एक टीचर होता है, एक स्कूल टीचर होता है, घर वाले होते हैं, सब बोलने वाले होते हैं। बट अब जो है वो आपको अपनी लाइफ जो है वो खुद डिसाइड करनी है कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। डिसीजन आपके ऊपर होगा, बट इसका फ़ायदा मत उठाना, ठीक है? और कोशिश करना वो चीज़ें करो जिससे आपकी फैमिली खुश रहे, जिससे आप खुश रहो। सोसाइटी में बहुत गलत चीज़ें भी होती है, उसको ना देखकर अच्छा काम करने की कोशिश करो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, देश को आगे बढ़ाओ, फैमिली को आगे बढ़ाओ, यही सारी की सारी चीज़ें करो, ठीक है? बाकी मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि अगली वीडियो में मिलेंगे बट मैं गुड बाय भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि गुड बाय तो बिल्कुल फाइनल, फुल एंड फाइनल वाला होता है, तो गुड बाय तो नहीं बोलूँगा। बट मिलेंगे कभी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। बिल्कुल उसी तरीके से एंड करेंगे जैसे करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, लव यू ऑल, आई विल मिस यू ऑल। जय हिंद।